तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिम इन्फो सेंटर पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिमाचल पटवारी रिटन एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट नंबर 1 करेंगे और इसमें आज हम जनरल नॉलेज करेंगे जिसमें रहेगा इंडिया जीके और एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपको जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे पटवारी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए और स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी कि किस तरह से आपने तैयारी करनी है ताकि आप पटवारी एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो अपने पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो आपके पास 2-4 सेकंड का समय है, आप सोच लीजिए। तब तक आपको मैं भूदान आंदोलन के बारे में बता दूं। जो ये आंदोलन था ये 1951 में आरंभ किया गया था, ठीक है। और एक तरह से ये स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, ठीक है, जिसको हम स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन कह सकते हैं। तो बताना है आपने कि इनमें से इसका सही जवाब क्या होगा। तो किसने प्रारंभ किया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था इसको, ठीक है। कब प्रारंभ किया था? 1951 में हुआ था ये प्रारंभ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव भूगोल के जनक कौन हैं? ठीक है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपने बताना है इनमें से सही जवाब क्या है। फ्रेडरिक रेटजेल, कार्ल रिटर या फिर विडाल डी लो ब्लाश या जीन ब्रून्स। तो इसका सही जवाब जो है वो है कार्ल रिटर, ठीक है। मानव भूगोल के जो जनक हैं वो हैं कार्ल रिटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बागानी फसल है, इनमें से आपने बताना है कि बागानी फसल जो है वो कौन सी है, ठीक है। धान, गेहूं, जूट, चाय, इनमें से बताइए बागानी फसल। तो दोस्तों बागानी फसलें जो होती हैं उनमें आपको बता दूं कि नारियल, रबड़, इलायची, मिर्च, हल्दी इत्यादि जो ये सभी इस प्रकार की बागवानी फसलें इनको कहा जाता है, बागवानी फसलों के अंतर्गत ये आती हैं। तो इनमें जो है वो चाय, ठीक है, बागानी फसल है, ठीक है। ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? ठीक है, विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो है वो जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो जनसंख्या का जो घनत्व क्या होता है? तो पृथ्वी के पृष्ठ की जो एक इकाई है उस क्षेत्र में रहने वालों की जो संख्या होती है उस संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है, ठीक है, जो लोगों की संख्या होती है। तो यहां पर पूछा गया कि घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो इनमें से कितना है? तो कितना है? 33 होगा। ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। 33 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पूरे विश्व में, ठीक है, जनसंख्या घनत्व है। अगला क्वेश्चन है, पिग्मी का निवास क्षेत्र कहां है? तो पिग्मी एक जनजाति है, ठीक है, ऐसी जनजाति है जो कि एक औसत कद इनका जो होता है वो 5 फुट से कम होता है, मतलब असाधारण रूप से ये कम छोटे कद के होते हैं, ठीक है। यहां पर पुरुषों का जो औसत कद है वो 4 फुट 11 इंच, इससे कम ही होता है, ठीक है। और ये आपको बता दूं कि हिंट आपको दे दूं कि मध्य अफ्रीका की जो कांगो नदी घाटी है वहां पर ये जनजाति पाई जाती है, ठीक है, कांगो नदी घाटी के पास, ठीक है। तो यहां पर केन्या, ग्रीनलैंड, जायरे, कजाकिस्तान, तो इनमें से बताना है कि कांगो नदी घाटी के पास कौन सा यहां पर प्लेस आता है? तो जायरे। ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब, ठीक है। जायरे जो है वो कांगो नदी घाटी के पास है, तो यहां पर पिग्मी का निवास स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2001 से लेकर 2011 की अवधि में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या है? ठीक है, 10 साल में जो वृद्धि दर है वो आपने प्रतिशत में बतानी है कि कितने प्रतिशत जो है वो 10 साल में वृद्धि हुई है हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या की। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब बताइए क्या होगा। तो यहां पर जो है वो 12.94%, ठीक है, 12.94% जो है वो यहां पर वृद्धि दर नोट की गई थी 2001 से 2011 में जो जनगणना हुई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है? तो इनमें से बताना है आपने। तो जो शुद्ध राष्ट्रीय आय होती है, शुद्ध राष्ट्रीय आय होगी, एक तो होगी सकल घरेलू उत्पादन की कीमत और एक होगी जो हम आउटसाइड मतलब बोलने का कि जो एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उससे उसकी जो भी कीमत होती है उनको मिला के जो शुद्ध राष्ट्रीय आय होती है तो उसे कहा जाता है राष्ट्रीय आय, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? तो बताना है इनमें से कि हरित क्रांति से किस प्रधानमंत्री का नाम जो है वो जोड़ा जाता है। तो हरित क्रांति से जोड़ा जाता है ऑप्शन ए, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने दिया है या किसने दिया था? तो बताना है आपने। तो इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने जो है वो कृषि भारत की आत्मा है ऐसा कथन कहा था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे क्वेश्चन नंबर 10, भारत में जो है वो विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा जिसे कहा जाता है कब लागू किया गया? ठीक है। तो फेमा हो गया आपका एफ से फॉरेन, ई से हो गया आपका एक्सचेंज, ठीक है, एम से हो गया आपका मैनेजमेंट और ए से हो गया आपका एक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो 2000 में लागू किया गया था इसको। ठीक है। 1 जून 2000, ठीक है, 1 जून 2000 को लागू किया गया था ये फेमा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक हरा शैवाल, एल्गी जिसे कहते हैं इंग्लिश में, कहां पर ज्यादा होता है? सर्वाधिक हरा शैवाल जो होता है, ठीक है, हरा शैवाल सर्वाधिक कहां पर होता है? तो इनमें से बताना है आपने। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ताजे जल में, ऑप्शन ए होगा इसका। ठीक है। फ्रेश वाटर जो ज्यादातर शैवाल समुद्र में, ठीक है, समुद्र में पाई जाती है, तो ताजे जल में जहां पर फ्रेश वाटर, ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। भारत का एक नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है किंतु वह विकृत चित्त का है, वह विकृत चित्त का है, इसकी घोषणा कौन करेगा? ठीक है। सेंटिमेंटल है, मेंटल है, इसकी घोषणा जो है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति, राज्यपाल, सक्षम न्यायालय या मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य? तो कौन करेगा इसका निर्णय? इसका निर्णय करेगा सक्षम न्यायालय। ठीक है। जो कोर्ट होगा वो इसका जो है वो निर्णय करेगा। ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में जो है वो किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है? ठीक है। बाबूलाल चतुर्वेदी कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, भारतीय कैलेंडर या विक्रमी कैलेंडर? तो यहां पर क्वेश्चन के हिसाब से होगा ऑप्शन बी। ठीक है। जो हम कैलेंडर यूज करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज होता है, उसे मान्यता दी गई है भारत में। ठीक है। इनमें से, और अगर भारतीय कैलेंडर की बात आएगी तो आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो है अपना शक संवत। ठीक है। जो शक संवत कैलेंडर है 1957 में इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है। 1957 में। तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इस तरह से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है, तो वो ग्रेगोरियन कैलेंडर होगा। इसको लागू किया था किसने? पोप ग्रेगोरी ने। ठीक है। तो इसलिए इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जो कैलेंडर हम इंग्लिश कैलेंडर यूज करते हैं जिसको बोलते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रावधानित है? ठीक है। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? तो 27, 28, 29 या 30? तो अनुच्छेद 29, ठीक है, आर्टिकल 29 में जो है वो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पुंसवन से लेकर मृतक दाह तक के सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कार वर्णित किए गए हैं? तो बताना है आपने, धर्म सूत्र में, गृह सूत्र, श्रोत सूत्र या विशिष्ट सूत्र में? तो गृह सूत्र में किए गए हैं वर्णित ये संस्कार। ठीक है। ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल हड़ताल या बारदोली सत्याग्रह? तो सही जवाब क्या होगा इनमें से? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, खेड़ा आंदोलन। ठीक है। 1918 में जो है वो ये खेड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है। कहां से शुरू हुआ था? खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। ठीक है। तो वहां से ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये थर्ड सत्याग्रह मूवमेंट था। ठीक है। तीसरा सत्याग्रह आंदोलन था। तो ये था जो शुरू किया गया था खेड़ा आंदोलन। ठीक है। इसमें सरदार पटेल ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1929 में इनमें से किसने खुदाई खिदमतगार, सुना होगा आपने खुदाई खिदमतगार का नाम, संगठन की स्थापना की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताना है आपने। तो बताइए ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है।
इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाता है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका जो निकनेम था वो एक ये भी था। तो इंडियन फ्रीडम फाइटर थे ये। ठीक है, पाकिस्तान में इनकी मृत्यु जो हुई थी वो पाकिस्तान में हुई थी। फ्रीडम फाइटर इन्हें कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का न्यागरा प्रपात कहा जाता है? तीर्थगढ़, अमृतधारा, चित्रकूट, मांडवा। तो चित्रकूट जो जलप्रपात है इसे भारत का न्यागरा प्रपात कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, 2018 की अर्जुन पुरस्कार विजेता मनिका बत्रा का संबंध जो है वो किस खेल से है? ठीक है, अभी जो CWG कॉमनवेल्थ गेम्स लगी हैं उनमें भी उन्होंने हिस्सा लिया है। तो मनिका बत्रा का संबंध किससे है? अगर आपका इंटरेस्ट होगा गेम्स में तो आपको पता होगा, तो टेबल टेनिस में है। ठीक है, तो इन अर्जुन पुरस्कार इन्होंने जीता था 2018 में। ठीक है, तो इनका संबंध जो है वो टेबल टेनिस से है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन कहां किया गया था? कहां किया गया था? भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है, शिमला में पहले स्वतंत्रता दिवस, अब HPGK के क्वेश्चन हम थोड़े से करेंगे। ठीक है, शिमला में पहले स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 का झंडा किस भवन पर लहराया गया? तो गोल्डन कैसल, पीटरहॉफ, इल्सली या फिर रिज मैदान। तो ऑप्शन सी होगा इसका, इल्सली भवन। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्षा के दिनों में तिब्बत की पारछू झील में पानी के बहाव के रुकने से संभावित बाढ़ के कारण जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित किस जल विद्युत परियोजना के कामकाज में बाधा पहुंचती है? ठीक है, पारछू झील में जो पानी का बहाव रुक जाता है, ठीक है, संभावित बाढ़ के कारण, तो हिमाचल प्रदेश के किस जल विद्युत परियोजना में जो है वो कामकाज में उसके कारण बाधा उत्पन्न होती है? हिब्रा, रोंगटोंग, नाथपा झाकड़ी, संजय विद्युत। तो नाथपा झाकड़ी परियोजना में जो है वो बाधा उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? तो बताना है आपने कितने हैं। तो 33 हैं। ठीक है, 33 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं अभी तक, और 5 जो हैं वो राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व बिलासपुर जो है ये रियासत किस श्रेणी का राज्य था? ठीक है, बिलासपुर रियासत जो थी वो किस श्रेणी का राज्य था? तो ABCD, तो श्रेणी C में आता था। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका। नेक्स्ट है, रोंगटोंग विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? चंबा, मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति। तो रोंगटोंग है लाहौल स्पीति में। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कुल साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो बताना है इनमें से कितना है। तो ऑप्शन बी होगा इसका 82.8%। ठीक है, नेक्स्ट है, स्थानीय रूप से बनाया जाने वाला मादक पेय धुबड़ी किस क्षेत्र में तैयार किया जाता है? धुबड़ी। ठीक है, तो बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब, मंडी व कुल्लू में तैयार किया जाता है। ठीक है, धुबड़ी। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी लड़की 1993 में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम आयु वाली लड़की थी? तो कौन सी थी इनमें से? डिक्की डोलमा, याद होगा आपको नाम। ठीक है, ऑप्शन डी डिक्की डोलमा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो न्यायमूर्ति RB मिश्रा, न्यायमूर्ति कृष्णमूर्ति, TVR टाटाचारी, NM कालसीवाल। तो TVR टाटाचारी, न्यायमूर्ति TVR टाटाचारी जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। ठीक है, नेक्स्ट है, नावला शिव पर्व किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो किस क्षेत्र में मनाया जाता है? भरमौर, मंडी, सिरमौर, बिलासपुर। तो बताइए सही जवाब। तो भरमौर में मनाया जाता है ये, चंबा में। ठीक है, नावला शिव पर्व भरमौर में मनाया जाता है। तो ये थे हमारे आज के ये 30 प्रश्न, ये हमारा अंतिम प्रश्न था। तो दोस्तों इस तरह से हमारे आज का ये मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। तो इसी तरह से बीच बीच में मॉक टेस्ट लेकर हम आते रहेंगे ताकि आपकी रिवीजन होती रहे और आप खुद से भी देखें जीके के क्वेश्चंस, क्योंकि जीके पढ़ना आसान है। और जहां तक मुझे लगता है आपके पटवारी एग्ज़ाम के लिए जो मॉक टेस्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मॉक टेस्ट के लिए वो हैं हिंदी, मैथ और इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, हिंदी भी आसान होता है। क्वेश्चन देख के ही आपको आंसर का पता चल जाएगा। हिंदी के ऐसे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपके पटवारी के एग्ज़ाम में।
तो मुझे जो बेसिकली लगता है वो मैथ है, ठीक है, जिसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स 25 के 25 मार्क्स ले सकते हैं। तो इंग्लिश भी इतनी मुश्किल नहीं आती है, बस आपको जो है वो टेंसेस की तैयारी करनी है। वर्ब, एडजेक्टिव एटसेट्रा जो है वो पूछे जाते हैं, और आइडियम फ्रेजेस तो आपको खुद से करने ही पड़ेंगे। बाकी वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, लगता है कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो बात करें दूसरी तरफ बात करें तो क्वेश्चन देखकर ही आपको पता चल जाएगा। जैसे कि हिंदी के क्वेश्चनों की बात मैंने की, तो थोड़ा बहुत जैसे समास वगैरह वगैरह आपको समझने की ज़रूरत होगी। तो हम आपके लिए मॉक टेस्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लेकर आएंगे जो ज़्यादातर बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।